लुब्रिकेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री गुरुवार यानी आज अपने पहले गुजरात दौरे पर पहुंचे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा मुक्त व्यापार, ऊर्जा क्षेत्र और रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुजरातियों ने जॉनसन का हाथ में तिरंगा और वेलकम टू इंडिया का होर्डिंग लेकर स्वागत किया। ब्रिटिश पीएम कई महत्वपूर्ण संयुक्त व्यापार निवेश प्रस्तावों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन भारत के साथ सालाना कारोबार को 2.89 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की योजना बना रहा है। बोरिस जॉनसन सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां पर उनके द्वारा बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। फिर उन्होंने चरखे से सूत काटा। जॉनसन ने यहां आंगुत्तक पुस्तिका में लिखा, इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समझने के लिए कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को दुनिया को बेहतर के लिए बदलने के लिए कैसे प्रेरित किया। जॉनसन के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे। यहाँ जॉनसन को महात्मा गांधी की शिष्य मेडलिन स्लेड उर्फ मीराबेन की आत्मकथा द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज गिफ्ट की गई थी। यह पुस्तक महात्मा गांधी की उन 2 पुस्तकों में से शामिल है जो प्रकाशित नहीं हो पाई थी। बोरिस जॉनसन गुरुवार यानी आज गुजरात में होंगे। देर शाम रात्रि भोजन के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इससे पहले भी पीएम जॉनसन का भारत दौरा तय था, लेकिन कोविड के चलते उन्हें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जॉनसन का दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हो रहा है। ऐसे में संभावना है कि वे इस संबंध में मोदी से बातचीत कर सकते हैं। ब्रिटेन रूस की आलोचना करता रहा है। उसने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही वे यूक्रेन को सैन्य सहयोग भी भेज रहा है। हाल ही में जॉनसन युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा किया है। हालांकि भारत अभी भी इस मामले में तटस्थ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। 2 वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी फर्जी और आधे अधूरे वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस नेताओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर वीडियो एडिट कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक इवेंट के 2 वीडियो पोस्ट किए हैं। इनमें से एक को नकली और दूसरे को असली के रूप में टैग किया है। इनमें से एक वीडियो अधूरा है, जबकि दूसरे वीडियो में दिग्विजय की पूरी कहानी बयां होती है। ये वीडियो गाय और गौमांस का है, इसलिए ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले वीडियो में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। वो किसी किताब का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ भी लिखा है कि गाय जो एक ऐसा जानवर है वो अपने ही मल में लोट लेती है। वो हमारी माँ कहाँ से हो सकती है? उसका गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं। स्वयं सावरकर जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के बल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है। ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक है।
ये मालूम है कि नहीं मालूम? असली टैग के साथ पोस्ट किए गए वीडियो शुरू से ही दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि आजकल सावरकर जी के बारे में कहा जा रहा है। उनकी अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी लिखा है कि जो गाय है वो एक ऐसा जानवर है जो अपने ही मल में लोट लेती है। वो हमारी माँ कैसे बन सकती है? उसका बीफ खाने से कोई बुराई नहीं है। दिग्विजय सिंह का वीडियो में कह रहे हैं कि ये खुद सावरकर जी ने कहा है, जो इन दिनों बीजेपी और संघ के खास विचारक हैं। कि आप ये जानते हैं या नहीं? इन दोनों वीडियो के साथ दिग्विजय ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा बीजेपी हमारे बयानों को एडिट कर हमें बदनाम करती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या ये अपराध नहीं है? कानूनी सलाह लेकर मैं उन भाजपा नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाऊंगा जिन्होंने इसका प्रचार किया है, और मानहानि का दावा भी दायर करेंगे। देश भर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आधे अधूरे वीडियो चलाकर बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते ही अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए झूठ फैलाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस झूठ फैलाने वाले सभी बीजेपी नेताओं और समर्थकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर वीडियो एडिट कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल यानी आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान सिविल अधिकारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने देश की बेहतरी के लिए काम करने पर जोर दिया। और भी क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल यानी कि आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी संबोधित किया। लोक प्रशासन और सेवा वितरण आदि के क्षेत्र में 5 चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के लिए इस वर्ष कुल 16 पुरस्कार दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के 75 साल में अमृतकाल के इस सफर में भारत को आगे ले जाने से सरदार पटेल की सिविल सेवा का उपहार। जो लोग इसके ध्वजावाहक रहे हैं उन्होंने इस देश की प्रगति में कुछ न कुछ योगदान जरूर दिया है। उन सभी को याद करना अमृतकाल में सिविल सेवा के लिए सम्मान का विषय बन जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पिछली सदी की सोच और नीतिगत नियमों से हम अगली सदी तक का ताकत का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी व्यवस्थाओं, नियमों और परंपराओं में बदलाव लाने में पहले 30 से 40 साल लग जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में हमें पल पल में आगे बढ़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पहला लक्ष्य ये कि हमें देश में आम आदमी के जीवन में बदलाव आए और उसे इसका एहसास भी हो। दूसरा, आज हम भारत में जो भी करते हैं उसे वैश्विक संदर्भ में करना समय की मांग है। तीसरा, हम व्यवस्था में कहीं भी हो, लेकिन जिस व्यवस्था में हम निकले हैं उसमें देश की एकता और अखंडता हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। और यहाँ उपस्थित सिविल सेवा के सभी सदस्य और वर्चुअली देश भर से जुड़े सभी साथियों, देवियों और सज्जनों, सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीजों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तराजू पे तोलना, ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहां भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवेन्यू हो, कोई जहां भी है आपके, क्योंकि काफी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाइयां आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली इन सबको, ट्रेनीज को, क्वेश्चन आंसर्स हो। और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहां अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन के ऊपर का ला सकते हैं क्या? और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज यहां तक पहुंच गई। अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं।
साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। और पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य, कुछ आपसे मैं सीखता हूं, कुछ मेरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं। तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मुझे खुशी है कि मुझे बीच में कोरोना के कालखंड में थोड़ा कठिनाई रही, अदरवाइज मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं, आपसे बहुत कुछ जानता रहूं, समझने का प्रयास करूं, और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उतारना है तो उसको उतारूं, और कहीं व्यवस्था में लाना है तो व्यवस्था में लाने का प्रयास करूं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ाती है। हर किसी से सीखने का अवसर होता ही होता है। हर किसी के पास किसी न किसी को कुछ देने का सामर्थ्य होता ही है। और अगर हम उस भाव को विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करने का मन भी बन जाता है। साथियों, इस बार का आयोजन वो रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे कोई विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह के कर रहे हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है, उसमें से कुछ जीवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए। उनको भी अच्छा लगेगा, 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने पुराने लोगों को याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा, और जो वहां है उसको भी अच्छा ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे विचार इसलिए आया, शायद मैं नाम तो भूल गया, गोडबोले जी या देशमुख, आई फॉरगॉट द नेम, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। तो एक बार, और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित्त के लोगों की सेवा में उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद खपा दिया। तो गुजरात में उन्होंने कहा वो रक्तपित्त से संबंधित कार्यक्रम के लिए आए थे, मुझे मिलना हुआ। तो तब तो संयुक्त मुंबई राज्य था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बनासकांठा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, और बाद में बोले महाराष्ट्र अलग बना, तो मैं महाराष्ट्र कैडर चला गया और फिर मैं भारत सरकार में चला गया। लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए, मुझे उनके साथ एकदम से जोड़ दिया। तो मैंने उनको पूछा कुछ समय बनासकांठा में कैसे होता था, आप कैसे काम करते थे। यानी चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए।
व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनके जमाने में व्यवस्था किस कारण से विकसित हुई थी, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें उस परंपरा को चलाना, नहीं चलाना, बदल लाना, नहीं लाना, बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं, एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कार्यक्रम बनाइए। आपके उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम करके गए हैं, एक बार राज्य के मुख्यमंत्री उन सबको बुला ले, देश के प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं कभी उनको बुला ले। हो सकता है कि क्योंकि आजादी का अमृत काल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं, जो आज जिसमें से जितने भी जीवित हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में। उन सबका स्मरण करना, उनका मान सम्मान करना, ये भी आजादी के अमृतकाल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। मैं चाहूंगा इस 75 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें, उनका गौरवगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और इस दिशा में हम प्रयत्न कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो अमृत काल है, ये अमृत काल सिर्फ बीते 7 दशक का जय जयकार करने का ही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं हम 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, 60 से 70 गए होंगे, 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, लेकिन 75 से 2047 इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को 25 साल के बाद कैसा देखता हूं, और मैं कागज में लिखित रूप से हो सके तो आपके डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में लगाइए, हमें यहां तक पहुंचना है। आप देखिए एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया उमंग उसके साथ जुड़ जाएगा। और मल्टीपिलर एक्टिविटी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट को पूरा, और अब केंद्र हमारा भारत कहां पहुंचेगा और राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट 100 डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे, हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो, कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा। ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प, और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बन जाएगा। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस ने बुधवार को सरमट नाम की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकती है। इस मिसाइल पर 10 या इससे अधिक
वार्डेट्स लगाए जा सकते हैं। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इससे जुड़े लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमच से रूसी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूती मिलेगी। ये रूस को बाहरी खतरों से बचाएगा और हमारे देश को धमकी देने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। बता दें कि ICBM मिसाइलों की मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर होती है। तीन बजे की 3 बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।